नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। और साथ ही साथ आपका बेहद स्वागत है हमारे इस यूपी स्पेशल के स्पेशल सीरीज़ में। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को कवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान या कह लें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन को कवर करेंगे, एक तरफ से एक तरफ पूरी तरह से। हम लोगों ने सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। आपने देखा होगा कि सिलेबस कितना लंबा चौड़ा, लगभग 52 टॉपिक्स को हमें कवर करना है। सिलेबस में ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। तो इसके अलावा हम लोगों ने 2 वीडियो मतलब कि सिलेबस सहित और एक वीडियो और अपलोड किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है, आज से हम लोग प्राचीन जो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 2-3 चीज़ें। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं इतिहास के संदर्भ में, मान लीजिए बात करते हैं जैसे प्राचीन इतिहास को हम कह सकते हैं कि अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है। पूरे के पूरे इतिहास को एक तरह से मान लीजिए, जैसे अगर इतिहास है, अगर हम लोग इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको जान लें। ये इतिहास को अगर हम लोग अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है। क्या है? एक तो होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल होता है, और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एक होता है ये आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है? ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो होता है हम लोगों का वो होता है ऐतिहासिक काल। इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, या फिर ये कह लें कि हम लोग अध्ययन के या तो फिर हम लोग ये कह लें कि प्राप्त जो साक्ष्य हैं, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रारंभिक इतिहास की, तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग इससे ऋग्वैदिक काल से या फिर उसके बाद के काल से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो इतिहास को प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर का क्या अर्थ है? देखिए, अगर प्राप्त साक्ष्यों की हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग बात करें प्रागैतिहासिक काल की, किसकी बात कर रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो साक्ष्यों के आधार पे क्या मतलब? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ ये होता है कि इस काल के बारे में जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही होता है। यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं अध्ययन के लिए, वो क्या हैं? वो उपलब्ध हैं। पुरातात्विक स्रोत यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें साहित्यिक स्रोत या लिखित स्रोत, हम लोग बात कर लें साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत यहाँ पे पूरी तरह से अनुपलब्ध होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जिस कालखंड के जानकारी के लिए हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे जानकारी ली जाती है। साहित्यिक स्रोत पूरी तरह से वहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। तो ये होता है प्रागैतिहासिक काल। तो हम लोग किस आधार पे काल का विभाजन कर रहे हैं? हम लोग प्राप्त स्रोतों के आधार पे, प्राप्त सोर्स के आधार पे, जानकारी के लिए जो हमें सोर्स प्राप्त है उसके आधार पे हम कालखंडों का विभाजन कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। आगे अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल की बात, इसके आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें अगर हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल की, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें
तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रागैतिहासिक जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत इसमें जो साहित्यिक स्रोत है और जो ये पुरातात्विक स्रोत हैं, जो पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत, इसमें दोनों उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध दोनों होते हैं। साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध होता है, इसमें पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध होता है। लेकिन साहित्यिक स्रोत के साथ फंडा क्या है कि ये उपयोग नहीं किया जा सका है, मतलब कि साहित्यिक स्रोत जो लिपियाँ प्राप्त हुई हैं वो पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका उपयोग जो है, साहित्यिक स्रोत का उपयोग नहीं किया जा सका है। जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो साहित्यिक स्रोत प्राप्त है, इसका उपयोग यहाँ पे नहीं किया जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं। यहाँ पे सही का टिक दोनों में लगा है, दोनों उपलब्ध हैं। लेकिन जो ये है जो साहित्यिक स्रोत है उसका उपयोग नहीं किया जा सका। इसका मतलब ये है कि लिखित चीज़ें जो मिली हैं वो हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को अब तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक अपठ्य है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि साहित्यिक स्रोत भी हमें वहाँ पे उपलब्ध हैं, हमें पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन हम लोग साहित्यिक स्रोत का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं कर पाए हैं। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, साहित्यिक उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक का उपयोग नहीं हो पाया है। अगला जो आता है ऐतिहासिक काल, अगला जो हमारा काल है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसमें क्या है, इसके साथ ये है कि इसमें जो पुरातात्विक स्रोत है और जो साहित्यिक स्रोत है, दोनों के दोनों स्रोत क्या हैं, उपलब्ध हैं, दोनों के स्रोत उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद दोनों का प्रयोग बखूबी तरीके से किया जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जिसकी जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं और दोनों का प्रयोग भी बखूबी तरीके से वहाँ की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ याद आप स्पष्ट रखिए। तो ये होता है इतिहास को कालखंडों के रूप में विभाजन करना, मतलब कि साहित्यिक प्राप्त स्रोतों के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा जाता है। जहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है वहाँ पे जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या हैं वहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं और ऐतिहासिक स्रोत जो साहित्यिक स्रोत हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। और दूसरा कालखंड क्या होता है, वो आद्य ऐतिहासिक होता है, उसमें साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं और पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत का उपयोग वहाँ की ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सका है, अभी तक वहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा जो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध है और दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। ये 3 कालखंड इस प्रकार से हमारे सामने देखने को मिलते हैं। उसी क्रम में हम लोग इसमें जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं। पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो पाषाण काल जो है 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इस काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले ये जान लें कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य के जीवन का जो आधारभूत आवश्यकता है, प्रारंभ में स्टार्टिंग में आधारभूत आवश्यकता क्या रही होगी, एक होता है रोटी, ठीक,
फिर कपड़ा और फिर मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता होती है। वर्तमान परिदृश्य में भी आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली अगर नहीं है तो मिडिल क्लास की है या निम्न क्लास की फैमिली है, तो जो आधारभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान है। उस समय अगर हम लोग चले पाषाण काल में, तो रोटी का मतलब भोजन से आप ले सकते हैं। भोजन प्राप्ति के लिए वो लोग पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे। किसका? पत्थर का प्रयोग वो लोग करते थे। किसके लिए? रोटी की प्राप्ति के लिए, यानी कि भोजन की प्राप्ति के लिए। कपड़े के लिए वो लोग लकड़ी पत्ते का प्रयोग करते थे, उसके लिए भी पत्थरों का ही प्रयोग होता था। ठीक, पत्थर के प्रयोग से ही वो सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे। इसके अलावा मकान की बात करें तो पेड़ पौधों के नीचे, इसके अलावा ज़्यादातर पत्थरों के ही नीचे वो लोग रहा करते थे। कहाँ पे? पत्थरों के ही आसपास, पत्थरों से के ही नीचे, और पत्थरों से उनका पूरा का पूरा जीवन संचालित होता था। औजार प्रयोग करते थे, कपड़े बनाने के लिए पत्थरों का यूज़ करते थे, रहने के लिए पत्थरों का यूज़ करते थे, जानवरों से बचने के लिए पत्थरों का यूज़ करते थे। सारी की सारी चीज़ें पत्थरों का यूज़ करते थे सभी चीज़ों में। इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया, क्योंकि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो पत्थरों के बहुतायत प्रयोग की वजह से उस काल को कहा जाने लगा पाषाण काल। आप आगे चलेंगे देखेंगे तो लौह युग के नाम से भी एक युग जाना जाता है। ताम्र पाषाण काल एक काल आता है जिसमें तांबे का और पत्थर का मिश्रित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। मतलब अधिक से अधिक तांबे का भी प्रयोग किया जा रहा है और पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, तो दोनों की वजह से ताम्र पाषाण काल उसका नाम हो जाता है। जब लोहे की खोज होती है तो आमतौर पर उसको लौह युग भी कहा जाता है। वो इतिहासकार रहे हैं, तो इतिहास को 3 भागों में उन्होंने बांटा है। पाषाण युग और ताम्र युग और लौह युग, 3 रूपों में उन्होंने इतिहास को बांटा है। तो इसी प्रयोग करने की वजह से जो धातुएं प्रयोग हो रही हैं, उन धातुओं के आधार पे ही उनको उसका विभाजन देखने को मिलता है। तो ये पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग बहुतायत किया जाता था, बल्कि सारे के सारे कामों में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल को आमतौर पे हम देखते हैं कि 3 भागों में बांटा जाता है पाषाण काल को, क्योंकि बहुत लंबा कालखंड है, तो बीच बीच में चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। जैसे एक कालखंड चल रहा है तो एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और सारी की सारी चीज़ें बदल गई। तो वहीं से एक अलग कालखंड का निर्धारण कर दिया जाता है कि यहाँ से एक रेखा खींचिए, इस पर वो काल रहेगा, इस पर वो काल रहेगा। तो इस प्रकार से विभाजन किया गया पाषाण काल का 3 रूपों में। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला का नाम रखा गया पूरा पाषाण काल। प्रारंभ में जो सबसे प्रारंभिक वाला काल था पूरा पाषाण काल, ये पहला कालखंड। दूसरा कालखंड क्या रहा? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो रहा है वो रहा है नव पाषाण काल। क्या रहा है? नव पाषाण काल, तीसरा कालखंड। तो इस प्रकार से पाषाण काल के कालखंडों का विभाजन रहा है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। अगर पूरा पाषाण काल की बात करें हम लोग, पूरा पाषाण काल, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, इसको। दूसरा जो है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा जो है उसको बांटा जाता है नव उच्च पूरा पाषाण काल, इसको कहा जाता है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस पूरा पाषाण काल को भी पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये सारी चीज़ें रही हैं स्टार्टिंग की, जो कि हम लोग पाषाण काल स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो कुछ चीज़ें इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी था, तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देख लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में, जो हम लोगों ने अभी देखा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में।
तो इस काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण दृष्टि में रखिएगा। इस काल में जो पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पूरा पाषाण काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य किस पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो आपको बताना है क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों के द्वारा। इस काल के उपकरणों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो चापर चापिंग और एक हैंड एक्स। तो इन दोनों उपकरणों के आधार पर दो संस्कृतियां अलग अलग बांटी जाती हैं, चापर चापिंग संस्कृति या तो पेबुल संस्कृति और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। दो संस्कृतियों के रूप में इसको बांटा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि निम्न पूरा पाषाण काल के लोग आमतौर पे या मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि निम्न पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग करते थे, तो क्वार्टजाइट पत्थर आपको बताना है। इसके अलावा इसमें ये बताया जा रहा है कि उपकरणों के आधार पे निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित दो संस्कृतियां हैं, चापर चापिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। चापर चापर संस्कृति को पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, याद रखिए। इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि चापर चापिंग संस्कृति से संबंधित सबसे पहले उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है सोहन नदी घाटी से इससे संबंधित सबसे पहले उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो याद रखिए, जो चापर चापिंग संस्कृति है उसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। याद रखिए फिर से, सोहन संस्कृति, पेबुल संस्कृति और चापर चापिंग संस्कृति तीनों एक को ही कहा जाता है और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी सोहन नदी घाटी से मिलती है। बात करें हैंड एक्स संस्कृति के बारे में, तो इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास यानी कि आधुनिक जो चेन्नई है वहाँ के समीप बाद मदुरई तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। तो दक्षिण भारत से इससे प्राप्त किया गया है, सबसे पहले कहाँ से, मद्रास वगैरह से। इसीलिए चूँकि सबसे पहले हैंडेक्स संस्कृति या हैंडेक्स औजार जो हैं वो मद्रास से प्राप्त किए गए हैं, इसलिए इस संस्कृति को कभी कभी मद्रासियन संस्कृति या मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कहाँ कहाँ से सबसे पहले मिले हैं, चेन्नई के समीप बादमदुराई और फिर अतिरमपक्कम से यहाँ के औजार मिले हैं सबसे पहले। कौन से औजार, हैंडेक्स औजार। तो औजार का नाम है हैंडेक्स, उस औजार की वजह से संस्कृति को कहा जाने लगा है हैंडेक्स संस्कृति। तो जो हैंडेक्स औजार है सर्वप्रथम अतिरमपक्कम और बादम मदुराई से प्राप्त हुए हैं। अब चूंकि सबसे पहले ये मद्रास से ही प्राप्त हुए हैं इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, सभी की सभी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो कह रहा है कि सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाओजुकोजियन गुफा, चीन में एक गुफा है जिसका नाम है चाओजुकोजियन गुफा से प्राप्त होता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के मानव आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था निम्न पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा। आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था लेकिन भारत में नहीं। कहा जा रहा है कि निम्न पूरा पाषाण काल के मानव ने आग का प्रयोग किया था लेकिन यहाँ के मानव नहीं, चीन के चाओजुकोजियन गुफा से इसका प्रमाण मिलता है कि वहाँ के लोग आग का प्रयोग किए थे निम्न पूरा पाषाण काल से रिलेटेड जो व्यक्ति थे। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल के मानव करते थे कि नहीं, तो नहीं, पूरी तरह से नहीं करते थे। ये जो प्रमाण मिला है ये चीन के चाओजुकोजियन गुफा से मिला है। लेकिन इस समय आग का प्रयोग जो है नियमित नहीं होता था। तो यहाँ पे भी आग का प्रयोग, जो चाओजुकोजियन गुफा है यहाँ पे भी आग का प्रयोग जो था वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं से प्रमाण मिले हैं, नियमित नहीं मिला है। रॉबर्ट ब्रूसफुट की अगर हम लोग बात करें, रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता थे, मतलब पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्व से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्ति थे। एक तो थे वो भूवैज्ञानिक भी और पुरातत्ववेत्ता भी थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है उन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्वरम नामक से सर्वप्रथम हैंड डेक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट
एक भूवैज्ञानिक थे। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, भूवैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे या साइंटिस्ट थे, क्या थे? तो ये इतिहासकार नहीं थे, ये इतिहासकार नहीं थे, ये एक भूवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कब 1863 में ये पल्लवरम नामक से सबसे पहले हैंडेक्स नामक औजार की खोज की। तो हैंडेक्स नामक औजार की खोज सबसे पहले किसने की? अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। अगर आपसे पूछे कि हैंडेक्स की खोज सबसे पहले कब की गई तो आपको बताना है 1863 में। हैंडेक्स कौन सा औजार होता है? वो हाथ की कुल्हाड़ी होती है। प्रारंभिक या आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोआन या फिर सोहन नदी घाटी में पाए गए हैं। तो आरंभिक पूरा पाषाण काल, अगर पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो आरंभिक पूरा पाषाण युग के जो स्थल है वो पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोआन या सोहन नदी घाटी से प्राप्त किए गए हैं। आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर जिले की बेलन नदी घाटी। अब चूंकि हम मिर्ज़ापुर के संदर्भ में मतलब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। यहाँ पे भी याद रखिए, अभी हम लोगों को सामने आगे मिलने वाला है निम्न पूरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल को हम लोग अलग से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। अभी ये थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण भारत के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा होनी है तो उसको हम लोग देख रहे हैं। बाकी अभी उत्तर प्रदेश के विशेष में हम लोग देखेंगे तो ये वाली लाइन अभी हम लोगों को वहाँ पे मिलने वाली है, 2-3 बार मिलेगी, याद हो जाएगा, याद रखिएगा। आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार जो है वो उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर जिले की बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। पूरा पाषाणकालीन औजार कहाँ से मिले हैं? मिर्ज़ापुर, याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर के बेलन नदी घाटी से मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल के पार भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों में औजार मिले हैं, किससे? निम्न पूरा पाषाणकालीन से संबंधित। लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं ये जो औजार प्राप्त हुए हैं भीमबेटका की गुफाओं से निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित, ये कब के हैं? लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य नर्मदा घाटी के औजार ये मतलब हथनौरा, मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा, इस मध्य नर्मदा घाटी है और उसमें एक क्षेत्र है हथनौरा जिसको होशंगाबाद भी कहते हैं। यहाँ से एक मानव की खोपड़ी मिली है। भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। भारत में सारी की सारी चीज़ें हमें पत्थर के औजार मिले हैं, उनके द्वारा क्या किया गया, प्रयोग किए गए सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म यहाँ से मिला है, होशंगाबाद से। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो मध्य पूरा पाषाण काल की जानकारी थोड़ा सा लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पे जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे। तो याद रखिएगा हम लोगों ने बात किया था कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है। निम्न पूरा पाषाण काल में किस पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है? निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट इस पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है निम्न पूरा पाषाण काल में। तो हमने कहा कि अगर ये पूछे कि निम्न पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे, तो हमने कहा कि क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे वो लोग औजार बनाने में। मध्य पूरा पाषाण काल की बात आती है तो हम लोग कहते हैं क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पे, यहाँ पे स्थान पे थोड़ा सा फूहड़ शब्द है, थोड़ा सा गलती के रूप में आप मान सकते हैं, मिस्टेक हुआ है। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर नहीं, क्वार्टजाइट पत्थरों का भी प्रयोग होता था, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि क्वार्टजाइट पत्थर पूरी तरह से स्किप हो गया। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन क्या हुआ कि जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट जो पत्थर है उनका प्रयोग इसकी अपेक्षाकृत अधिक होने लगा था। अगर हम लोग सामान्य भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं, पहले इसको साफ किया जाए, हम ये कह सकते हैं कि जो
मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों का औजार बनाया जारी रखा गया, लेकिन जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट आदि के पत्थर भी प्रयोग में लाए जाने लगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। तो याद रखिएगा जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट, इन पत्थरों को आप याद रखिएगा, इसका प्रयोग मध्य पाषाण काल के लोग करने लगे थे। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। तो पत्थर को तोड़कर बनाया जाने वाला फलक संस्कृति, फलक औजार की वजह से मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि फलक संस्कृति का संबंध किससे है? मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? तो क्या बताना है आपको? मध्य पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है फलक संस्कृति। फलक संस्कृति का संबंध मध्य पूरा पाषाण काल से है। मध्य पूरा पाषाण काल युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग के मुख्यतः औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी होते थे। इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया, श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा। ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा कि कुत्तों को पालतू बनाया गया सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण काल से। यहाँ से कुत्तों को पालतू बनाया जाने लगा। अब हम लोग बात करें थोड़ी सी उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। हम लोगों ने बात किया था जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम लोगों ने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल को देख लिया। थोड़ी सी चर्चा हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल पे करेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पतले धारयुक्त होते थे। सीधी सी बात है। उच्च पूरा पाषाण काल की जो अवस्था के विश्वव्यापी संदर्भ में 2 विशेषताएं ये हैं कि चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप में याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रेणी में इसको रखिएगा कि उच्च पूरा पाषाण काल में नए चकमक उद्योग का उदय हुआ और साथ ही साथ आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस हम कहते हैं, हम लोगों का विकास जो हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि होमो सेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ तो आपको बताना है उच्च पूरा पाषाण काल में होमो सेपियंस का उदय होता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे चकमक उद्योगों का प्रारंभ कब हुआ तो उच्च पूरा पाषाण काल में चकमक उद्योगों का आरंभ हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह असभ्य, बर्बर एवं जंगली था। सीधी सी लाइन है, ये सब जानते हैं। वह प्रायः नदियों के किनारे अथवा गुफाओं में रहता था एवं शिकार कर भोजन संग्रह का कार्य करता था। शिकार करता था, असभ्य था, बर्बर था, जंगली था, शिकार करता था, नदियों के किनारे रहता था, गुफाओं में रहता था। इस युग के अनेक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें भारत के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। इन पूरा पाषाणकालीन स्थलों में प्रमुख जो है बेलन नदी घाटी हैं। हम लोगों ने अभी बात किया कि जो मिर्ज़ापुर ज़िला है, मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन नदी घाटी है। बेलन नदी घाटी से निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित औजार मिले हैं। यही नहीं, याद रखिएगा कि जो बेलन नदी घाटी है यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों संस्कृतियों के औजार मिलते हैं, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो बेलन नदी घाटी है बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूरा पाषाण काल को लेकर या पाषाण काल को लेकर जो मिर्ज़ापुर में बेलन नदी घाटी है बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बेलन नदी घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के तीनों औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं। यही नहीं, आपको हम लोगों ने इससे पहले बात किया था जो पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उन सब कालों से लेकर के पूरे के पूरे नव पाषाण काल तक की बात करें तो यहाँ तक उसका जो औजार है बेलन नदी घाटी क्षेत्र से मिलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, चूँकि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद बात करें तो बेलन घाटी दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां मानव का
प्रथम प्रवास हुआ। तो बेलन नदी घाटी देख लीजिए मिर्ज़ापुर का कितना महत्वपूर्ण है। ये जहाँ जब मानव का उन दुनिया के उन सभी क्षेत्रों के साथ बेलन नदी घाटी को भी रख सकते हैं जिन क्षेत्रों में मानव का पहली बार प्रवास हुआ, उन क्षेत्रों के साथ हम मिर्ज़ापुर के बेलन नदी घाटी को रख सकते हैं। मिर्ज़ापुर के बेलन नदी घाटी में प्रारंभिक मानव का बसाव हुआ था। यह सोनभद्र से निकलने वाली और वहाँ बहने वाली बेलन नदी, यानी कि ये जो बेलन नदी है टोंस की सहायक नदी, याद रखिएगा बेलन नदी किसकी सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी है। तो सोनभद्र से निकलने वाली और वहाँ बहने वाली बेलन नदी घाटी में स्थित है। ये क्या, मिर्ज़ापुर बेलन नदी घाटी। यहाँ पे पूरा पाषाण काल के तीनों काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने इस पर बात किया था। ये बेलन नदी घाटी बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, आगे बात करें तो बेलन घाटी पुरास्थल की खोज एवं उत्खनन कार्य का श्रेय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जी.आर. शर्मा को जाता है। तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा को आप इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने बेलन नदी घाटी का खोज एवं उत्खनन कार्य इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ लोहंदा नाले के समीप अस्थि निर्मित मात्र देवी की एक सुंदर मूर्ति मिली है। तो अस्थि निर्मित मतलब हड्डियों की बनी हुई मात्र देवी की एक मंदिर मिली है। कहाँ से, लोहंदा नाला से। लोहंदा नाला को भी इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रूप से इसको याद रखिएगा कि लोहंदा नाला से हड्डी की बनी एक मात्र देवी की सुंदर मूर्ति यहाँ से मिलती है। इस तरह की मूर्ति भारत में अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। ये देख लीजिए, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है लोहंदा नाला भी। याद रखिएगा, लोहंदा नाला से हड्डी की बनी एक मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त होती है, जो कि पूरे भारतवर्ष से ऐसी मूर्ति कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ के निवासी आरंभ में आखेट आदि के लिए क्वार्टजाइट, जो लोहंदा नाला की बात हो रही है और जो बेलन नदी घाटी की बात हो रही है, वहाँ के लोग आरंभिक काल में आखेट आदि के लिए क्वार्टजाइट से बने औजारों का प्रयोग करते थे, किंतु कालांतर में जैस्पर एवं चर्ट आदि चमकीले पत्थरों की सहायता से फलक औजार बनाए जाने लगे। तो फलक औजार का भी प्रयोग करते थे ये लोग। पूरा पाषाणकालीन अवशेष सोनभद्र स्थित सिंगरौली घाटी से भी मिला है। सोनभद्र में सिंगरौली घाटी से भी पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंगरौली घाटी तथा वाराणसी क्षेत्र के चकिया जो जिला है वो चंदौली में जिला चकिया है, मतलब चंदौली जिला है, वहाँ पे एक चकिया क्षेत्र है, उसमें भी प्राप्त होता है। तो पूरा पाषाण काल का जो वो है स्थल है उत्तर प्रदेश में, वो कौन कौन सा है, बेलन नदी घाटी है, लोहंदा नाला है, सिंगरौली है, चकिया है और वाराणसी, मतलब वाराणसी है, वाराणसी का क्षेत्र ही चकिया वाला है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों को, देखिए पहले स्थलों की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो पूरा पाषाण काल है इससे संबंधित कहाँ कहाँ पे स्थल मिल रहे हैं। तो एक तो हम लोग बात करेंगे बेलन नदी घाटी की। बेलन नदी घाटी की एक स्थल ये है, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया है लोहंदा नाला, ये लोहंदा नाला दूसरा स्थल है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंगरौली घाटी भी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चकिया। ये चार महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इन चारों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के हैं। और ये भी चीज़ याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है। चारों क्षेत्र पूरा पाषाण काल से संबंधित है, बेलन नदी घाटी, लोहंदा नाला, चकिया और ये सिंगरौली घाटी, ठीक। और इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश बेलन नदी घाटी, वही चीज़ दोबारा आ रहा है, चीज़ों को याद रखने के लिए याद रखिए आप लोग। तो उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, चंदौली के चकिया से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया है। बेलन नदी घाटी के चौपानी मांडू व लोहंदा नाला, देख लीजिए चौपानी मांडो 5वां स्थल हम लोगों को मिला है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो
ये लोहंदा नाला तो हम लोगों को मिला ही है। चोपानी मांडो नया स्थल हम लोगों के सामने आ रहा है, तो बेलन नदी घाटी का ही स्थल है ये चोपानी मांडो नामक स्थान से पूरा पाषाण काल से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। चोपानी मांडो से पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, चोपानी मांडो भी एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। बेलन नदी घाटी यानी कि बेलन नदी जो टोंस की सहायक नदी है, आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद जिले में विस्तृत है। 3 जिलों में ये बहती है। चोपानी मांडो से चर्ट नामक पत्थर के बने उपकरण के अलावा भेड़ बकरियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, जबकि भेड़ बकरी स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे। अब देखिए क्या हम कह सकते हैं कि जब भेड़ बकरी स्थानीय रूप से चोपानी मांडो में उपलब्ध नहीं थे, ऐसा प्रमाण मिलता है कि भेड़ बकरी वहाँ पे स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिल रही हैं। याद रखिए, इसका मतलब कि ये पशु पक्षी जो पशु हैं, ये आयातित पशुओं के रूप में हम ले सकते हैं। कहीं से ये पशु माइग्रेशन करके आए थे या उनके द्वारा ढो करके लाए गए थे अपने साथ में। ठीक है, तो याद रखिएगा, चोपानी मांडो से चर्ट नामक पत्थर के औजार मिले हैं। इसके अलावा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो चोपानी मांडो को इस तरह से याद रखिएगा। आगे बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्हें उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से लाया गया था। तो जो भेड़ बकरियां हैं वहाँ पे उनको उत्तर पश्चिम से लाया गया था। यहाँ झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा, चोपानी मांडो से, चोपानी मांडो याद रखिएगा महत्वपूर्ण स्थल है। चोपानी मांडो से यहाँ से किसका, झोपड़ियों का भी प्रमाण मिलता है। चोपानी मांडो से आप देखेंगे भेड़ बकरियों का, चर्ट से बने पत्थरों के औजारों का, चर्ट नामक पत्थर से बने औजारों का प्रमाण मिलता है। भेड़ बकरियों की हड्डियों का प्रमाण मिलता है। झोपड़ियों का प्रमाण भी मिलता है। लोहंदा नाला से भी लोहंदा नाला के बारे में हम लोगों ने बात किया है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख स्थल है। उपकरण प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया है कि हड्डी की निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है लोहंदा नाला से। चंदौली के चकिया नामक स्थल से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से हमारा पूरा पाषाण काल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे नव पाषाण काल की ओर। नव पाषाण काल की अगर हम लोग मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल। तो उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन सा है? सराय नाहरराय, महादहा, दमदमा और चोपानी मांडो। ये 1 सराय नाहरराय, 2 महादहा, 3 दमदमा और 4 चोपानी मांडो। ये चारों स्थलों को मुख्य रूप से चोपानी मांडो हम लोगों को अभी इसमें भी मिला है, पूरा पाषाण काल में भी मिला है चोपानी मांडो। याद रखिएगा, चोपानी मांडो मध्य पाषाण काल से भी मिल रहा है। इसका मतलब चोपानी मांडो से पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं और मध्य पाषाण काल के भी औजार मिले हैं। याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों को मिला है अभी चोपानी मांडो पीछे मिला है। ठीक है, तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश के में मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है सराय नाहरराय हैं, महादहा है, दमदमा है और चोपानी मांडो है। अब बात करें सराय नाहरराय और महादहा एवं दमदमा वर्तमान प्रतापगढ़ जिले जनपद में स्थित हैं। तो प्रतापगढ़ में सराय नाहरराय, महादहा एवं दमदमा वर्तमान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सराय नाहरराय और महादहा से अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चीज़ को याद रखिएगा कि अस्थायी झोपड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सराय नाहरराय और महादहा से मिले हैं। सराय नाहरराय और महादहा से मध्य पाषाण काल से रिलेटेड अस्थायी झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंटली या महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। याद रखिए, एक बार और इस चीज़ को पढ़ लीजिए, सराय नाहरराय और महादहा से अस्थायी झोपड़ियाँ बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहरराय में झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के अवशेष मिले हैं। सराय नाहरराय से यहाँ 14 समाधान एवं 8 गर्त चूल्हे मिले हैं।
8 गर्त चूल्हे और 14 समाधान मिले हैं सराय नाहर राय से। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत सराय नाहर राय को, ठीक है। तो सराय नाहर राय से 14 समाधान मिलते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में 14 समाधानों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आपको बताना है सराय नाहर राय से मिलता है। 8 गर्त चूल्हे कहाँ से मिलते हैं, सराय नाहर राय से भी ही मिलते हैं। गर्त चूल्हे का मतलब ये है कि जैसे ये ज़मीन है, नीचे गड्ढा खोद दीजिए, ये ज़मीन है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ज़मीन है, और क्या करिए गड्ढा खोद दीजिए, इसी में आग जला के ऊपर कुछ चीज़ रख दीजिए, पक जाए, तो ये इस तरह का गर्त चूल्हा, मतलब गड्ढा खन के चूल्हा बनाया गया। ऐसे 8 चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब ये है, चूल्हे का मतलब आग का प्रयोग, चूल्हे का मतलब आग का प्रयोग, याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल याद रखिएगा, ध्यान करिए, दिमाग दौड़ाइए, चूल्हे का मतलब आग का प्रयोग भी प्राप्त हुए हैं। शवों का सिर पश्चिम और पैर पूरब की ओर रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करें तो सराय नाहर राय में युद्ध अथवा बाह्य मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो सराय नाहर राय है, सराय नाहर राय से मध्य पाषाण काल के युग में बाह्य युद्ध, सराय नाहर राय में युद्ध अथवा बाह्य मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियां प्राप्त हुई हैं, चूल्हे हैं, अधजली हड्डियां प्राप्त हुई हैं, इसका मतलब ये है कि पशुओं को भून कर खाया जा रहा है, सीधे सीधे आग की प्रयोग से संबंधित है, जिससे यहाँ के निवासियों के खान पान का पता चलता है। महादहा में कुछ युगल समाधियां भी प्राप्त हुई हैं। युगल समाधियां प्राप्त हुई है कहाँ से, महादहा से, याद रखिएगा। अर्थात स्त्री एवं पुरुष को एक साथ कब्र में दफनाया गया है। यहाँ हड्डियों से बने वाड़ाग्र, वाड़ाग्र का मतलब है जैसे ये तीर है, तीर के सामने इस तरह की चीज़ होती है, तो जो ये वाला एरिया है आगे वाला, इसको वाड़ाग्र कहा जाता है। एवं आभूषण मिले हैं। दोनों स्थलों पर लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो महादहा इम्पोर्टेंटली इसको भी याद रखिएगा, सराय नाहर राय को ये भी याद रखिएगा, लेकिन महादहा को भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत, यहाँ से युगल समाधियाँ प्राप्त होती हैं। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से युगल समाधियाँ प्राप्त होती हैं मध्य पाषाण काल से रिलेटेड, तो आपको बताना है महादहा से ये प्राप्त होती हैं। स्त्री और पुरुषों को एक साथ कब्र में दफनाया गया है। हड्डियों से बने वाड़ागर मिले हैं, बाड़ के आगे के जो हिस्से वाला होता है वो वाला मिला है, हड्डियों का बना हुआ। यहाँ से आभूषण भी मिले हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिए कि मध्य पाषाण काल के लोग आभूषणों का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों स्थलों पर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। तो सराय नाहर राय और महादहा दोनों स्थलों पर लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। दमदमा से 41 समाधान और गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे दमदमा से भी मिल रहे हैं। गर्त चूल्हे सराय नाहर राय से मिले हैं 8 गर्त चूल्हे, उसके बाद यहाँ से मिल रहे हैं कहाँ से, दमदमा से। दमदमा से 41 समाधान मिले हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इनमें 5 जो है वो युगल समाधियाँ, 2 शवों को एक साथ दफनाया गया है। जो 41 समाधान मिले हैं, इस 41 में से 5 समाधान ऐसा है जिसमें कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। जबकि एक समाधि में 3 मानव शवों को रखा गया है। तो याद रखिएगा, दमदमा बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का ये स्थल। कहा जा रहा है कि यहाँ से 41 समाधान मिले हैं, इसमें से 5 ऐसे समाधान हैं जिसमें स्त्री और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है, लेकिन एक समाधान विलक्षण रूप से ऐसा मिल रहा है जिसमें कि 3 व्यक्तियों को, 3 मानव शवों को एक साथ दफनाया गया है, ठीक। यहाँ भी लघु पाषाण के उपकरण साथ साथ हड्डियों से बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रयागराज के निकट लेखहिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक यानी कि 17 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से, लेखहिया नामक शिलाश्रय से। ये कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज के निकट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस काल के में उत्तर प्रदेश में मानव गतिविधियों का प्रसार हुआ। मध्य पाषाण काल में मानव गतिविधियों का प्रसार हुआ। इस काल में विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद जिले की मेजा, करछना, बारा तहसील के साथ साथ मिर्ज़ापुर व
बुंदेलखंड, मिर्ज़ापुर और बुंदेलखंड क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो उन क्षेत्रों के अलावा हम लोगों को मेजा, करछना, बारा तहसील, मिर्ज़ापुर और बुंदेलखंड के भी क्षेत्र मिल रहे हैं। तो क्षेत्रों को अवशेष विशेष रूप से याद रखिएगा। बाकी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वो शायद वही चीज़ें दोबारा मिले हम लोगों को, लेकिन रिवीजन हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से मिर्ज़ापुर जिले में स्थित मोरहना पहाड़ और बगही खोर लेखहिया या तो फिर लेखहिया लेहखहिया या फिर लेखहिया का उत्खनन कराया गया। तो कुल मिला के याद रखिएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के द्वारा मिर्ज़ापुर जिले में इन स्थलों पे खोज कराया गया। कौन कौन स्थल? मोरहना, एक स्थल है मोरहना पहाड़, एक स्थल है बगही खोर, एक स्थल है बगही खोर, 2 स्थल हो गए। तीसरा है लेहखहिया या फिर लेखैया। तो लेहखहिया याद रखिएगा। 3 स्थल है मिर्ज़ापुर ज़िले में, मोरहना पहाड़, बगही खोर, लेहखैया। तीनों स्थलों का उत्खनन कार्य कराया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के द्वारा, जिससे उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसमें लेखहिया एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थान से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में किए गए हैं। इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में भी स्थित चौपानी मांडो की बात हम लोगों ने की। यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो की बात हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। प्रतापगढ़ की भी बात हम लोगों ने कर लिया है। सराय नहर, महदहा एवं दमदमा से महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थलों के चिन्हित किए गए हैं। तो इन सब स्थलों की हम लोगों ने बात कर लिया है। इन स्थलों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष GR शर्मा तथा इनके सहयोगी RK शर्मा एवं VD मिश्र के द्वारा करवाया गया था। तो इन तीनों व्यक्तियों को याद रखिएगा। सराय नहर राय से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सावधान एवं गर्त चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए। 8 गर्त चूल्हे अभी हम लोगों ने बात किया है। इन समाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार की विधि पर प्रकाश पड़ता है। इसके आगे बात करें तो समाधि स्थल शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर है। गर्त चूल्हों के पास पशुओं की जली हड्डियां मिली हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर लिया। इसका मतलब कि पशुओं को भून कर खाया जा रहा है। महदहा एवं दमदमा से भी वृहत संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण एवं आभूषण भी बड़े पैमाने में प्राप्त हुए हैं। कुछ स्रोतों में सराय नहर राय, महदहा, दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी एवं सींग निर्मित आभूषण भी मिले हैं। ठीक, आगे बात करें तो दमदमा से ही कब्र के 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो 3 मानव का एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले जाने के साक्ष्य कहाँ से? दमदमा, अभी हम लोगों ने बात किया था। महदहा से सील लोढ़े, हथौड़े आदि के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। तो महदहा से याद रखिएगा सील लोढ़ा के टुकड़े भी मिल रहे हैं। इससे ऐसा विदित होता है कि लोग घास के दानों को पीस कर खाने के काम में लाते थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कोलडिहवा है, महागरा है तथा पंचोह है। सभी बेला नदी घाटी में है। कोलडिहवा के उत्खनन से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौहकालिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महागरा तथा पंचेह से केवल नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। तो अगर कोलडिहवा की बात करें तो कोलडिहवा में लौहकालीन संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं नवपाषाण काल के साथ साथ। ठीक है, कोलडिहवा के उत्खनन से धान की खेती किए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चीज़ को याद रखिएगा। कोलडिहवा से धान की खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही कोलडिहवा एवं महागरा के उत्खनन से अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े तथा मटके
भी प्राप्त किए गए हैं। ये कोल्डिहवा स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके बाद कोल्डिहवा और महगरा की बात करें तो यहाँ से ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं कि जैसे कोई पात्र हो, कोई बर्तन हो, उसमें अनाज रखे जाते हों। महागरा से आवासीय क्षेत्र के बीच में गौशाला का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करें तो कोल्डिहवा से एक विशिष्ट बर्तन भी मिला है जिसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप है। तो रस्सी की छाप है। अगर आपसे पूछे कि रस्सी की छाप वाला विशिष्ट बर्तन किस पूरा स्थल से मिला है तो आपको बताना है कोल्डिहवा से मिला है। कोल्डिहवा से एक विशिष्ट बर्तन भी मिला है जिसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप मिली हुई है। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा। संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थान के उत्खनन से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो लहुरा देव नामक स्थान को भी याद रखिएगा। यहाँ से धान की खेती किए जाने के प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो धान की खेती किए जाने के प्रमाण यहाँ से लहुरा देव से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा के अलावा लहुरा देव से भी यहाँ से प्राप्त होता है। प्रदेश के नवपाषाणकालीन स्थलों में प्रयागराज में बेला नदी घाटी के तट पर स्थित कोल्डिहवा, महगड़ा, पंचोह के अतिरिक्त संत कबीर नगर जनपद में लहुरा देव का नाम भी प्रमुख है। इन पुरास्थलों से कृषि, कच्ची ईंट, घास फूस से बने आवास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिल रहे हैं हमें, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बात करें तो कोल्डिहवा में जहां 7000 से 6000 ईसा पूर्व धान की खेती की साक्ष्य मिले हैं, वहीं नवीनतम शोध के आधार पर लहुरा देव को भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा, कोल्डिहवा से 7000 से 6000 ईसा पूर्व धान की खेती की प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा नवीनतम शोध के अनुसार लहुरा देव को इम्पोर्टेंटली रखिएगा, लहुरा देव को भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का पूरा स्थल कौन सा है? तो लहुरा देव, याद रखिएगा। यहाँ 9000 से 8000 ईसा पूर्व धान की खेती की प्रमाण मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी थोड़ी बातें ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल के बारे में चर्चा करने के बाद हम लोगों का जो टॉपिक आएगा वो आएगा उससे संबंधित है, उससे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, ठीक है। ताम्रपाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता से पूर्व की संस्कृतियों का ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। सिंपल सी लाइन है, बताया जा रहा है कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति किसको कहा जाता है। तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का विकास या ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का कार्यकाल वो होता है जब पाषाण काल का अंत होता है और जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ होता है। इसी बीच ताम्रपाषाण काल भी अस्तित्व में रहा है। ताम्रपाषाण काल में सामान्य जीवन पद्धति नवपाषाण काल से बहुत अलग नहीं थी। तो नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से जो जीवन था, दोनों का जीवन हल्का फुल्का मिलता जुलता था। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे कि धातु के रूप में तांबे का प्रयोग, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। आरंभ में हुआ था चाक निर्मित मृदभांड का निर्माण शुरू हो गया। तो जो मृदभांड है पहले हाथों से बनाया गया था, जो मिला है, जैसे हम लोग बात किया है कि अभी अनाज रखने के लिए ताम्र मतलब कि मृदभांड का साक्ष्य मिला है। तो वो सभी जो मृदभांड थे वो हाथों से बनाए गए थे, पीट पाट के किसी भी तरह से। लेकिन ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ कि सबसे पहले चाक निर्मित मृदभांड का प्रयोग निर्माण शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि ताम्रपाषाण काल में चाक निर्मित मृदभांड बनाना शुरू कर दिया जाता है। आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण काल से संबंधित संस्कृति की गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। तो गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण काल से संबंधित संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। तो ये जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है, ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित ही संस्कृति है। ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो गंगा यमुना दोआब आपको बताना है। आगे अगर बढ़े हम लोग ताम्रपाषाण काल के बारे में, तो इस संस्कृति की पहली बार खोज उत्तर प्रदेश के बिसौली यानी कि बदायूं जिला तथा
राजपुर परसू यानी कि बिजनौर जिला नामक स्थानों पर की गई थी। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सर्वप्रथम खोज यहीं पे किया जा रहा है, बदायूं जिला उत्तर प्रदेश में, बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में। इस संस्कृति की पहली खोज उत्तर प्रदेश की बिसौली में की जाती है और राजपुर परसू में की जाती है। दोनों के दोनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बिसौली है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राजपुर परसू है। दोनों स्थल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले पूरे के पूरे ताम्रकाल का या ताम्रपाषाण संस्कृति का अगर खोज होता है तो इन्हीं स्थलों से। वस्तुतः गैरिक मृदभांड संपूर्ण दोआब से मिले हैं, किंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा बुलंदशहर में इसका विशेष संकेंद्रण रहा है। अगर हम लोग बात करें, जो गैरिक मृदभांड है दोआब क्षेत्र से तो मिला है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा बुलंदशहर में ये विशेष रूप से वहाँ पे बहुतायत संख्या में मिले। यहाँ पे उनका संकेंद्रण, केंद्रीकरण था, उनका यहाँ पे केंद्रीकरण इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। लाल किला यानी जो बुलंदशहर में है तथा अछिछत्र जो बरेली जिला में है, गैरिक मृदभांड संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र संग्रह या कापर होड्स भी प्राप्त हुए हैं। कानपुर जिले के बिठूर से तांबे की एक कांटेदार बर्डी मिली है। उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन से भी ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ताम्रपाषाण काल होता है समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। किसके बारे में बात करेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता पे अगले वीडियो में चर्चा होगी। अगला वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होगा। तो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने महत्वपूर्ण रखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट से प्रश्न पूछे जाने सकते हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। उन चीज़ों को आप अपने जहन में उतार के रखिए, चीज़ें याद करते चलिए, स्पष्ट करते चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।